नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, दिसंबर 2022 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। ये है पार्ट वन में हम लोग दोस्तों बात करते हैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए रहते हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के दिन में, उनके बारे में डिटेल में होती है वीडियो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है और रेफरेंस के लिए आपको आर्टिकल्स भी दिखाए जाते हैं, तो आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। और साथ ही साथ ये जो सीरीज है, जो मंथली करंट अफेयर सीरीज है दोस्तों, बहुतों ने इससे फायदा उठाया है। बहुत सारे लोग इससे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको करंट अफेयर का सारा मैटर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए बाकी के सभी पार्ट, सभी महीनों के करंट अफेयर को देखने के लिए। टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में आपके लिए लाए गए हैं। इसकी पीडीएफ और क्विज भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। आप पीडीएफ और क्विज फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एमजेटी ऐप से। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और यहाँ फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के सभी महीने का क्विज लगा लेना और इससे पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना डिटेल वाली। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2022 में अंतरराष्ट्रीय लूप वोन महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों गोवा में आयोजित किया जाएगा। देखो, गोवा का ये प्रमुख त्योहार होता है लूप वोन महोत्सव। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गोवा टू होस्ट इंटरनेशनल लूप वोन फेस्टिवल फ्रॉम दिसंबर 3 to 6। तो 3 से 6 दिसंबर के बीच में ये मनाया गया और ये पुर्तगालियों के सम्मान में, एक प्रकार से पुर्तगाली भाषा के जो लोग रहते हैं उनके लिए मनाया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गोवा में पुर्तगाली सबसे लास्ट में भगाए गए थे। भगाए क्या मतलब कि हटाए गए थे यहाँ से, लास्ट में पुर्तगाली वहां पर बचे हुए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और सबसे लास्ट में भारत छोड़ करके पुर्तगाली ही गए हुए थे। तो वहां पर अभी भी कल्चर क्योंकि बाकी है, बचा हुआ है और बहुत सारे पुर्तगाली मूल भाषा के लोग वहां पर रहते भी हैं, तो इस वजह से लूसोफोन महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर? आगे, मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो मरियम वेबस्टर की 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर निकल कर के सामने आई है। मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है। ठीक है, बहुत सारी डिक्शनरीज होती हैं जो अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं और आपको 4 से 5 ऐसी डिक्शनरीज हैं जिनके बारे में जानना चाहिए और ये मैं सब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो मरियम वेबस्टर ने अभी गैस लाइटिंग को चुना है दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, 2022 के लिए। अब कुछ और डिक्शनरीज हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे परमा क्राइसिस दोस्तों, ये कॉलिंस डिक्शनरी ने, किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। होमर में यहां पर HOMAR कर लीजिएगा। होमर जो है इसको चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी आप जानते होंगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये चुनी थे। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला भी आया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो अपना चुना है वो है गोल्बिन मोड, इसे चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। फिलहाल मरियम वेबस्टर यहां से आप देख पाएंगे गैस लाइटिंग इसने चुना है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल जरूरी है। अच्छा, अर्थ भी पूछा जाता है, तो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गैस लाइटिंग का कि अपने लाभ के लिए किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को गुमराह करना, जिससे आपकी जो है आपका बेनिफिट हो जाए और सामने वाला जो है वो भले ही बेवकूफ बन जाए, गुमराह हो जाए। ठीक है, तो इसे कॉर्पोरेट चालबाजी भी कहा जाता है। तो ये यहां पर मैंने आपको बाकी की डिक्शनरीज के बारे में भी लिख दिया है। अगला, आरबीआई ने आम लोगों के लिए कब से डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा करी? तो आरबीआई दोस्तों 1 दिसंबर 2022 से कुछ शहरों में, भारत के कुछ शहरों में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की घोषणा की है। आप अगर पिछले जो सीरीज है इस वीडियो की तो उसमें देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको जिक्र करके बताया हुआ था कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने जा रही है, ई रूपी लाएगी। ठीक है, ई रूपी लाएगी। जो अभी तक रूपी होता था वो अब ई रूपी होगा। ये डिजिटल करेंसी होगी, आरबीआई के द्वारा अप्रूव की जाएगी, आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाएगी। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि ये लिमिटेड मात्रा में ही जारी की जाएगी। जैसे नोट वगैरह छापे जाते हैं, लिमिटेड होते हैं उतने ही। तो आरबीआई जितना भी जारी करेगा उतना ही लोग खर्च कर पाएंगे। ठीक है, जिनके पास इतना होगा। और बिल्कुल आगे चल करके ये यूपीआई सिस्टम से भी कनेक्ट किया जाएगा और थोड़ा सा जिससे सहज हो जाए और मामला। फिलहाल ई रूपी जो है ये जल्द ही आने वाला है। तो अभी कुछ शहरों में आरबीआई ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अब पहले चरण के तहत दोस्तों यहाँ पर कुछ बैंकों को शामिल किया गया है जो पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। जैसे स्टेट बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब वगैरह। तो 1 दिसंबर से पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दिया गया है। धीरे धीरे बाकी भी सभी जगहों पर लॉन्च किए जाएंगे। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या रखा? डब्ल्यूएचओ आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मंकी पॉक्स दोस्तों, इस पर बहुत सारी अभी कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये मंकी पॉक्स जो नाम रख दिया गया था इस वजह से लेकर के
इसको अब WHO ने नाम चेंज करने की घोषणा करी है और अब ये नाम होकर के बदल के हो जाएगा एमपॉक्स। ठीक है, तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, WHO टर्न्स टू पब्लिक फॉर मंकी पॉक्स नेम चेंज। ठीक है, असल में बहुत ज्यादा ये बातचीत इसके लिए लेकर के चल रही थी कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। तो एमपॉक्स हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 1 साल तक पूरी ऑफिशियल तरीके से बदला जाएगा। अभी धीरे धीरे दोनों नाम चलेगा तब तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी और इस वजह से 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा में है, अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। आगे, FSSAI ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में फूड एनिमल के रूप में हिमालयन याक को मंजूरी दी है। हिमालयन याक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर पाया जाता है और हिमालयन याक है, नाम ही से स्पष्ट है, ये हिमालयी एरिया में ज्यादा पाया जाएगा। तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ FSSAI के द्वारा इसे फूड एनिमल के रूप में घोषणा कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत वहां के जो लोग हैं इसको फूड के रूप में यूज में ला सकेंगे। अब हो सकता है इसके दूध के रूप में इसके यूज में लाए, मांस के लिए लाए। ठीक है, वहां पर पारंपरिक रूप से ये यूज में आता भी था, लेकिन अब ये जब FSSAI के द्वारा घोषित कर दिया गया है तो फिर इसको थोड़ा सा प्रमोट करेगी सरकार भी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, कारण यह है कि ये पशु जो है ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। जब ऐसा किया जाएगा तो लोग इसका पशुपालन करेंगे। ठीक है, तो जब जैसे आप गाय का पालन करते हो दूध के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हिमालयन याक का लोग पालन करेंगे दूध के लिए। ठीक है ना, और जो मेल वाला होगा उसे मांस के लिए। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र याक के निदेशक जो हैं मिहिर सरकार, इनके अनुसार ये बताए हैं कि देश में हिमालयन याक की आबादी पिछले कुछ वर्षों में खतरनाक दर से घट रही है। FSSAI के बारे में बात करें अगर तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रीता तेवटिया, इनका नाम आप याद रखेंगे, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे, हाल ही में किस थीम के साथ 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, ये दिसंबर महीने का सबसे पहला दिन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस बार इसकी थीम रखी गई थी इक्वलाइज। देखो, यही पूछा जाएगा, बिल्कुल मैं यहां पर आपको डबल टेबल स्टार लगा करके बता दे रहा हूं, ऐसे ही पूछा जाएगा कि इस बार थीम क्या है। क्यों? क्योंकि थीम बिल्कुल एक वर्ड में है। जितनी ही थीम छोटी होती है उतना ही एग्जामिनर को आसानी होती है ऑप्शन में सेट करने में। तो इसलिए थीम अगर छोटी हो तो बिल्कुल लिख करके याद किया करो, रट डाला करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे, तो यहाँ वर्ड एड्स के बारे में बात करेंगे। एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। HIV और एड्स दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, साइंस टर्म में आपसे पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों, पहली बार 1988 में ये मनाया गया था HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। हालांकि UN एड्स जो है ये 1996 में अस्तित्व में आया था। आगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी बनने वाली स्टेफनी फ्रेपर्ट, ये किस देश की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी, ठीक है, अभी 18 दिसंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा और कतर में हो रहा है। तो यहां पर स्टेफनी फ्रेपर्ट जो है ये महिला रेफरी बनी हुई है। ये कहाँ की हैं? ये फ्रांस की हैं। ठीक है ना, फ्रांस की। यहां पर आप देख पाओगे स्टेफनी फ्रेपर्ट टू बी फर्स्ट विमेन रेफरी एट मेंस वर्ल्ड कप। मेंस वर्ल्ड कप में पहली ये विमेन रेफरी होंगी। तो ये तो है फ्रांस की। इसके अलावा 2 और महिला रेफरी हैं। ठीक है, टोटल 3 महिला रेफरी इस बार की गई हैं। 2 अन्य जो हैं उसमें से रवांडा की सलीमा मुकान सांगा है और जापान की यामाशीता है। तो 3 महिला रेफरी होने वाली हैं। अब फीफा आया है तो बिना फीफा के बारे में बताए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। 2022 का दोस्तों चल रहा है वर्ल्ड कप और कहां पर हो रहा है? ये कतर में हो रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। इस बार इसका मस्कट क्या है? मस्कट है लाइब। लाइब है मस्कट। अच्छा, इस बार ना बॉल का नाम भी रखा गया है और इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो हर बार रखा जाता है। अल रिहाला नाम है, अल रिहाला। ये बॉल का नाम है जिस बॉल से लोग खेल रहे हैं। इसको बनाया किसने है? एडिडास ने बॉल बनाया है और एडिडास 14 बार बना चुका है। ठीक है, एडिडास कंपनी आप जानते हो, तो 14 बार बना चुका है। इस बार ये बॉल का नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, टाइटल स्पॉन्सर कौन है? बायजूस है। बायजूस अपना वाला, बायजू रविंद्रन वाला बायजूस, इंडिया वाला। तो
तो इंडिया की पहली ये कंपनी बन गई है और दुनिया की पहली एडटेक कंपनी बन गई फीफा को स्पॉन्सर करने वाली। बाकी फीफा से आप जानते हो स्टैटिक पॉइंट 1904 में स्थापना हुई थी, पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है ना, सब जान गए। चलो अब आगे बढ़ जाओ। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो फटाक से एक बार। आगे, हाल ही में किस समाचार चैनल के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो रवीश कुमार आप सब जानते हैं, एनडीटीवी के ये वरिष्ठ कार्यकारी संपादक थे। लगभग 26 से 27 सालों तक एनडीटीवी के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन एनडीटीवी को अब अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो अब चूंकि ये इनका थोड़ा सा अडानी से एंटी वाला मामला चलता रहता है, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां पर आप देख पाएंगे रवीश कुमार रमन मैक्स से जैसे अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर ये पत्रकार हैं। ठीक है, और इन्हें रमन मैक्स से मिला था 2019 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार इनको मिल चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में इन्हें 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की लिस्ट में भी शामिल किया था। ठीक है, तो हिंदी के सबसे, एनडीटीवी हिंदी के सबसे लोकप्रिय चेहरे में ये गिने जाते थे रवीश कुमार, और अब दे दिए हैं इस्तीफा। ओके, आगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया? देखो, चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हक है, भारतीय संविधान में भी ये कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को ये हक है कि वो अपना वोट दे, मताधिकार सबको है भाई। तो जब अभी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे थे ना, तो गुजरात में जंगल में एक चचा रहते थे और उन चचा को वोट दिलाना था। इस वजह से ये गुजरात में केवल एक व्यक्ति के लिए जाकर के पोलिंग बूथ बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा और उनको वोट दिलाया गया। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन सेटअप ए पोलिंग बूथ फॉर ओनली वन वोटर गिर फॉरेस्ट में, गिर जंगलों में, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो कि पड़ता है, वहां पर स्थापित किया गया। अब चचा का नाम भी जान लो, महंत हरिदास जी उदासीन। ठीक है, तो इनका नाम था और इनके लिए सिर्फ एक वोट के लिए वहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया था। फिलहाल ये सब चीजें चलती रहती है। चुनाव आयोग के बारे में जानते चलो। चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में कहा गया है। ठीक है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी इस पर प्रेशर दबाव नहीं डाल सकता है। चलो, राष्ट्रपति तक का चुनाव चुनाव आयोग कराता है। अच्छा, भारत में ना 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में जो मुख्य बॉडी होती है वो 3 सदस्यीय होती है। एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान से याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके सहायता के लिए 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे वाले भी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। चलो, वर्तमान में कौन कौन से हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, और एक अभी अरुण गोयल जी नए बने हुए हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, अरुण गोयल बने हुए हैं। और एक पहले से ही है, कौन है भैया? अनूप चंद्र पांडे जी हैं, अनूप चंद्र पांडे जी हैं। ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, फर्स्ट वाला वीडियो आप देखते चलो, आपको मैं स्टैटिक से भी भर दूंगा पूरा। ठीक है, लेकर के कॉपी पेन बैठना। चलो, तो ये चीजें यहाँ पर देखो, और अच्छा लिखी तो गई है, बहुत अच्छी बात है। आगे, सिलहट सिलचर महोत्सव ये कहां पर आयोजित हुआ? सिलहट सिलचर महोत्सव, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद। तो सिलहट सिलचर महोत्सव दोस्तों ये असम में आयोजित किया गया। कहां पर? असम में बराक घाटी है, वहां पर अभी 2 दिसंबर से आयोजित हुआ। सिलहट सिलचर जो है ना, बेसिकली ये भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और संस्कृत मंत्रालय की हेल्प से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और उधर पाकिस्तान से बांग्लादेश मुक्त हुआ था 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वो हुआ। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखा है विक्रम संपत ने। विक्रम संपत जाने माने लेखक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इनको। तो विक्रम संपत ने ये जो बुक है वो लिखी हुई है, पेंगुइन इंडिया ने इसे पब्लिश किया हुआ है। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों अभी रॉल्स रॉयस और इजीजेट, ये 2 जो एयरक्राफ्ट कंपनियां हैं, इन्होंने एयरक्राफ्ट में हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों यहां पर आप लगा दोगे, आर्टिकल देख पाओगे, इजीजेट रॉल्स रॉयस टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, यहां पर मैं आर्टिकल क्यों दिखाता हूं? 2 कारण से। एक तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मिल जाता है कंटेंट। ठीक है, अगर मान लो स्पेलिंग वगैरह ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है तो यहां से क्रॉस चेक हो जाता है। दूसरा ये फायदा होता है कि आपके अंदर ये भरोसा आ जाता है कि हाँ, ये जो न्यूज ली गई है और ये जो चीज पढ़ाया गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और
बिल्कुल सही है, इसको आप पढ़ सकते हो पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ। तो 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने रखा ही है। अब इसी कदम में यहां पर रॉल्स रॉयस और ईजीजेट जो है ये दोनों आए और इन्होंने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बना दिया, ठीक है। अब इसी में बात करें अगर, तो भारत जो है ये 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है। भारत के अलग अलग राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गए, तेलंगाना हो गए, ये सब कह रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल इंडिया का जो लक्ष्य है उससे पहले ही पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर अभ्यास हुआ, इसका कौन सा संस्करण हुआ? तो दोस्तों इसका अभी हाल ही में हुआ 12वां संस्करण, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कंक्लूड्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 12वां था। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में महाराष्ट्र में आयोजित हुआ 13 से 30 नवंबर के बीच, 12वां संस्करण था। अगला है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता? इसको सौराष्ट्र ने जीत लिया है इस बार। सौराष्ट्र की टीम यहां पर आप देख पाओगे इन्होंने जीत लिया है। जयदेव उनाडकर जो है ये कैप्टन है सौराष्ट्र टीम के और इन्होंने रिसीव किया है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। और इसमें सिल्डर जंक्शन जो है ये सभी बेस्ट परफॉर्म किए थे। सिल्डर जंक्शन जो है ये फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए थे। 133 रन इन्होंने बनाए। महाराष्ट्र को हरा करके सौराष्ट्र ने जीता, ठीक है। सबसे ज्यादा रन एन जगदीशन ने बनाए। अच्छा, एक दो रिकॉर्ड भी बने, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। और वहीं एन जगदीशन जो है इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने लगातार 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोनों नया रिकॉर्ड भी आप याद रखेंगे। दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता हुआ है। अगला, भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत एक बार फिर से दिसंबर 2022 के लिए कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। भारत देखो 2 साल के लिए उपाध्यक्ष था, तो 2 साल के लिए मतलब अध्यक्षता पाया था अस्थायी वाला। तो अस्थायी वाला 2 साल के लिए पाया था इस बार। तो 2 साल में 2 बार ऐसा मिला कि एक एक महीने के लिए अध्यक्षता पाए वो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? देखो होता क्या है, ये है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें होते हैं 15 मेंबर, लेकिन 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। लेकिन ये 10 में से ना 5 जो हैं हर दूसरे वर्ष चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस बार भारत को 5 में चुना गया था, एक बार 2 वर्ष के लिए 2021 में चुना गया था। तो 2021 से लेकर के 2021 और 2022 ये भारत का था टर्न। तो 2021 में ना अगस्त महीने के लिए भारत 1 महीने के लिए पाया अध्यक्ष। भाई 5 वो है तो और भी लोगों को तो मिलेगा, ठीक है। 10 सदस्य हैं टोटल। तो 2022 में ये दिसंबर महीने के लिए पाया हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर 2022 और अगस्त 2021 ये 2 महीना आप याद रखेंगे भारत ने अध्यक्षता करी हुई है। यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल दे दिया हूं। प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके बारे में भी डिटेल व्याख्या की गई है। 1946 में स्थापना हुई थी यूएनएसए की, ठीक है। और ये यूएन हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर भी इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये देखो आप देखोगे अगस्त 2021 ये तो भारत का हो गया, चलो ठीक है। भारत दिसंबर वाला भी आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नवंबर के लिए कौन बना था तो आप घाना बता दोगे, फिर उसके पहले गैबॉन, फिर फ्रांस, ये सब वगैरह। तो इनमें से तो कम चांसेस है, हो सकता है पिछला महीना का अगर पूछ लिया जाए नवंबर, या फिर अगला महीना पूछ लिया जाए जापान, आप बताएंगे, ठीक है ना। आगे और वही सारी चीजें यहाँ पर है। अच्छा, भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष अभी तक चुना गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, स्टैटिक भी बताते चलूंगा आपको। तो 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन चुका है। जब 1950 में बना था, 1967 में, 72 में, 77 में, 84 में, 91 में, 2011 में और 2021 में पाया। 2 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं जो कि जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जैसे चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और यूके, ठीक है। आगे, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ये मिला अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा ये वही हैं जो एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीती थी। एक तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और एक इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। कहां पर? जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, ये भी टोक्यो वाला, टोक्यो जापान वाला 2021 में जो हुआ था, तो उसमें इन्होंने जीता था। ये पैरालंपियन है, ठीक है, शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और ये इमेज बहुत भी वायरल हुई थी, आप देखे ही होंगे, इनको पहचानते ही होंगे। तो इनको अभी पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है फिक्की के द्वारा 2022 के लिए। क्लियर? और साथ ही साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया और श्रेय कदायन को स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक, आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल परियोजना शुरू की? अभी आपने सुना कुछ दिन पहले एक जिला एक उत्पाद योजना।
अब एक जिला एक खेल योजना भी शुरू हो गई है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इसको भी उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शुरू किया था, अब ओडीओएस शुरू कर दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। और मध्य प्रदेश आपको पता होगा एक जिला एक उपज योजना शुरू किया था अभी, एक जिला एक उपज योजना शुरू किया था अभी, ठीक है ना। यहाँ पर द प्रिंट का आप आर्टिकल देख पाओगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम के तहत। और अब इसके तहत क्या होगा, हर जिले का अपना एक खेल होगा और संबंधित खेल को केंद्र सरकार केंद्र में रखकर ही जो है राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वो प्रमोट करेगी, ठीक है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो केंद्र सरकार ने अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी और इसमें टॉप पर आया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ये टॉप किया है क्लीन एयर सर्वे में, ठीक है। देखो एक है स्वच्छ शहर की लिस्ट, स्वच्छ शहर की लिस्ट, और एक है स्वच्छ वायु वाले शहर की लिस्ट, दोनों में है अंतर। स्वच्छ वायु वाले शहर की लिस्ट में है लखनऊ, ठीक है, जो कि यहां पर आपको आर्टिकल में दिख रहा है। स्वच्छ शहर में इंदौर है भैया, इंदौर लगातार 6 बार से है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। 47 बिगेस्ट सिटीज में लखनऊ जो है ये टॉप किया है, ठीक है, केंद्र सरकार ने ये जारी किया है। अब केंद्र सरकार ने जनसंख्या के आधार पर 3 कैटेगरी में जारी किया और प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया, पुरस्कार राशियां भी दी। 10 लाख से ज्यादा आबादी यानी बड़े शहरों में बात करा जाए तो लखनऊ रहा टॉप पर, 1.5 करोड़ इसी मिला। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में मुरादाबाद रहा टॉप पर, 75 लाख पाया। 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में देवास रहा, ये 37.5 लाख पाया। आगे EU, G7 और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर किस देश के तेल निर्यात पर प्राइस कैप लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ये 5 दिसंबर को प्राइस कैप लगाया गया और पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। रसिया पर दोस्तों प्राइस कैप लगाया गया, रसियन ऑयल पर, कि रसिया के द्वारा अगर कोई भी देश है वो अगर ऑयल परचेज करता है तो उसको $60 से नीचे ही पे करना है पर बैरल, ठीक है ना। एक बैरल में होता है 159 लीटर और 159 लीटर यानी पर बैरल अगर खरीदना है तो $60 ही मैक्सिमम पे करना है, इससे नीचे ही पे करना है, इससे ज्यादा नहीं पे करना है। ये है प्राइस कैप। और वैसे मार्केट प्राइस अभी 80 से $85 पर बैरल के आसपास में घूम रही है। तो प्राइस कैप लगाया रसियन ऑयल पर G7 और उसके एलाइज ने, जैसा कि मैंने कहा EU यानी यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो प्राइस कैप तो आपको समझ में आ गया कि एक प्राइस जो है मैक्सिमम प्राइस, उस पर एक कैप लगा दिया जाए कि इससे ज्यादा आप प्राइस ना पे करो, ठीक है। यहां पर सारा कुछ मैंने लिख दिया है डिटेल में, तो आपको PDF दी जाएगी, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। आगे हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में किस फिल्म के निर्माता ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है RRR के जो फिल्म निर्माता है ना, राजमौली, उन्होंने जीता है। राजमौली ने ही बाहुबली भी बनाई थी। तो SS राजमौली जो है ये विन किए हैं बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में, ठीक है, RRR फिल्म के लिए। काफी ज्यादा इसको खूब बखान मिल रही है, अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट की गई है। फिलहाल इसमें बेस्ट एक्टर कॉलिन फैरल को चुना गया है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के पार्मर को चुना गया है। RRR फिल्म में हीरो कौन थे? रामचरण तेजा और जूनियर NTR। बनाया किसने? SS राजामौली। डायरेक्टर ये हैं, डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है। आगे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 48वें स्थान पर। इसको ICAO ने जारी किया। भारत इस बार 48वीं पोजीशन इसमें पाया हुआ है। टॉप पर रहा सिंगापुर, UAE, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, आइसलैंड वगैरह, ठीक है, टॉप 5 ये रहे। और 48वें स्थान पर भारत रहा। भारत और जॉर्जिया दोनों संयुक्त रूप से 85.49% स्कोर के साथ ये रहे 48वें पर। 187 देशों को शामिल किया गया था रैंकिंग में। अगला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष ये हंसराज अहिर को बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे हंसराज अहिर अज्यूम चार्ज एज NCBC चेयरपर्सन, ठीक है। और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पिछड़ा वर्ग आयोग का। अगला भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लद्दाख में, डार्क नाइट स्काई रिजर्व, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा जब आकाश की जो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करना हो और बिल्कुल डार्क नाइट में, तो ये इंडिया में बनाया जा रहा है, लद्दाख में बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला है। और यहाँ पर
ऐसे 18 टेलीस्कोप इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है, स्टार गेजिंग करने के लिए रात में। लद्दाख में क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है ऑलरेडी 17 से 18,000 या 20,000 फीट की हाइट पर होता है, तो वहां पर टेलीस्कोप लगा करके और ज्यादा अच्छे तरीके से अंतरिक्ष को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, ठीक है। आगे, हाल ही में $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है भारत। $100 अरब यानी $100 बिलियन, $100 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ है। ये प्रेषण कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्रेषण, ये रेमिटेंस दोस्तों प्राप्त हुआ है जो भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं ना, जो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं पैसा, ये वो पैसा है। और ये सोचो $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये इंडिया इसमें टॉप पर है। सेकंड पर हमेशा की तरह मैक्सिको है, फिर चाइना है, ठीक है। लेकिन उन दोनों की अगर बात करें तो वो लोग अभी $60 बिलियन के आसपास में है, यानी बहुत बड़ा अंतर है। $100 बिलियन भारत को मिल रहा है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा करने वाला बन गया है। विश्व बैंक के द्वारा एक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई और उसमें ये बताया गया। तो किस रिपोर्ट में आई ये बात? विश्व बैंक की रिपोर्ट में, ठीक। 20% प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं भारत के। अगला, किस मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये नागपुर मेट्रो ने कारनामा किया है। 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण किया हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, नागपुर मेट्रो सेट रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट, ठीक है। अब नागपुर मेट्रो का नाम इसमें आ गया है। इससे पहले इसने इंडिया बुक अवार्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम ऑलरेडी दर्ज करा लिया था। ये जो है मेट्रो स्टेशन छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर, ये 3 जो मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं ये डबल डेकर वायडक्ट में पड़ते हैं, वर्धा रोड पर, नागपुर में, महाराष्ट्र में। अगला, कहां पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया? ये लगाया गया हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, यानी रियल टाइम, तुरंत एग्जैक्ट टाइम पर ये गोल्ड देगा, गोल्ड परचेज करवाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया, ये दुनिया का पहला है। और भी भारत का पहला गोल्ड एटीएम है ही, लेकिन दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। अब इसमें 8 प्रकार के विकल्प हैं, ऑप्शन है। आप 0.5 ग्राम का लेना चाहते हो ले सकते हो, 1 ग्राम का लेना चाहते हो गोल्ड ले सकते हो, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का और 100 ग्राम का सिक्का गोल्ड का ले सकते हो पैसा डाल करके उसमें, ठीक। या फिर क्रेडिट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड से। वैसे आप अपने पेटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप हमारी बुक भी ले सकते हो। इस बुक को आप अमेजन से अवेल कर सकते हो। अमेजन शॉपिंग ऐप पर जाओ, वहां से इसे परचेज कर सकते हो। खासियत क्या है? हर एक चीज इसमें टॉपिक वाइज दी गई है। बहुत अच्छे से आप टारगेट बना करके अगर लग जाओगे ना, तो मात्र 15 से 20 दिनों में आप एक एक टॉपिक कर करके तैयार कर लोगे। हर एक टॉपिक को पूरा साल भर का करंट अफेयर आपका हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर बुक लाइए, किताब लाइए, मैं उस पर पेन चला चला करके पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, गोचा गाची करके ही पढ़ना चाहता हूं। तो इस वजह से बुक लाई गई आपके लिए। अभी तक ई बुक लाई जाती थी, तो बुक लाई गई है, अमेजन पर है, लिमिटेड क्वांटिटी बची है, फटाफट से आप परचेज कर डालो इसको, ठीक है। अमेजन पर ही उपलब्ध है अभी के लिए, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप अमेजन पर भी जाकर के सिंपली सर्च कीजिएगा एमजीटी बुक, आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है ना। आगे, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। इसने क्या किया, जो समुद्र की लहरें होती है ना, उनको बिजली में कन्वर्ट कर देगा। ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मतलब आप देखो, नाम है इसका रखा है सिंधुजा 1, और ये जनरेट करेगी ओशियन वेव से बिजली को, ठीक है। जो समुद्र की लहरें आती हैं उनसे बिजली बनाएगा। तो आईआईटी मद्रास वाले जो है ये एक्स्ट्रा दुनिया में चल रहे हैं। आपको पता होगा भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप के लिए भी इन्हीं से समझौता किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी ये संस्था भी है। आप कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है तो उसमें आईआईटी मद्रास ही टॉप पर रहता है, आप देखते ही हो। तो सिंधुजा 1 नाम रखा गया है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सिंधुजा 1। आगे, फरवरी 2023 में भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां करेगा? इसका आयोजन फिजी में करेगा इंडिया, ठीक है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन ये 12वां होगा, भारत के द्वारा किया जाएगा आयोजन फिजी में। फिजी एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और यहां पर आप देख पाओगे, फिजी फर्स्ट पैसिफिक नेशन टू होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ठीक।
इसकी थीम रखी गई है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिजी की राजधानी सुवास होती है, फिजियन डॉलर करेंसी, और राष्ट्रपति ऋतु विलियम कोटोनिवेरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम अभ्यास कहां पर हुआ? ये हुआ दोस्तों गोवा में। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में ये हुआ। ठीक है, इंडिया यूएस नेवी कंडक्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस। तो ये इस बार का दोस्तों 7वां था। ठीक है, 7वां अभ्यास था, 1 दिसंबर से शुरू हुआ। 1994 से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसके इवेंट नहीं हुए। यही कारण है कि आपको इसका नाम बहुत कम सुनने को मिला होगा, या फिर आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, हो सकता है। तो संगम अभ्यास ये भारत और यूएस के बीच में होता है, गोवा में इस बार आयोजित हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है, युद्ध अभ्यास होता है। अभ्यास 2022-01 भी हुआ, संगम हुआ और रिमपैक हुआ। ये सभी अभ्यास हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अगला, सिपरी की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की लिस्ट में एचएएल किस स्थान पर है? तो एचएएल दोस्तों अभी 42वें स्थान पर। सिपरी ने अभी एक 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट जारी करी, तो इसमें 2 कंपनियां शामिल हैं, एक तो एचएएल, एक बीईएल। 2 भारतीय कंपनियां इसमें टॉप 100 में शामिल हुई इस बार। ठीक है, जिसमें एचएएल जो है उसे 42वां स्थान मिला है, और इसकी वैल्यूएशन बताई गई 3.3 बिलियन। और वहीं 63वें स्थान पर बीईएल रहा, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एचएएल के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये वैल्यूएशन 1.8 बिलियन के साथ है। शीर्ष 5 कंपनियां यानी टॉप 5 कंपनियां जो हैं ये अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका की हैं। 8 चाइनीज कंपनी है टॉप 100 में। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है दीपिका पादुकोण ने। ठीक है, दीपिका पादुकोण यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है ये ट्रॉफी का फाइनल्स में अनावरण करेगी। ठीक है, अनवील किया है। दीपिका पादुकोण से रिलेटेड कुछ चीजें जान लो जो अभी रिसेंट में जिस वजह से ये चर्चे में रही हैं। तो यहाँ पर आप ये बेशरम रंग नहीं कहेंगे। बाकी जो चीजें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। 2018 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में से एक इनको नामित किया गया था। 2022 में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लुइस वितान की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी। लिव लव लाफ फाउंडेशन की संस्थापक हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर हैं। और ये प्रकाश पादुकोण की बिटिया है। ठीक है, प्रकाश पादुकोण आप जानते हो फेमस बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं। अगला, हाल ही में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो ये शपथ ली है भूपेन्द्र भाई पटेल ने, भूपेन्द्र नारायण भाई पटेल। तो भूपेन्द्र पटेल यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये हैं, और दूसरी बार लगातार इन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। गुजरात के बारे में अभी जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में आगे चलिए बताता हूँ। ठीक है, ये भूपेन्द्र पटेल जो है घाट लोडिया विधानसभा सीट से विधायक है। सीट जरूर पूछी जाती है, क्योंकि अगर सीएम उम्मीदवार है तो कहां से लड़ा था ये इंपॉर्टेंट है। ये वही सीट है जहां पर कभी आनंदीबेन पटेल लड़ा करती थी। आनंदीबेन पटेल आज के टाइम पर यूपी की गवर्नर है। ठीक है, चलो, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटें बीजेपी ने जीता हुआ है। ठीक है, 27 साल से वहां पर सत्ता है बीजेपी की, और एक बार फिर से आ गई। अगला, यहां पर भी आप सेम चीजें देख पाओगे, कांग्रेस 17 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती थी। ठीक है ना। अगला, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया 2022 के लिए? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की को नामित किया गया है 2022 का। अच्छा, व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी, यहाँ पर आप देख पाओगे स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन की जो यूक्रेनियन पीपल है ना, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो मतलब समझ लो एक प्रकार से उनकी जो स्पिरिट थी, जिन्होंने रसिया के एग्रेशन के खिलाफ अपनी शक्ति दिखाई, खड़े रहे, डटे रहे, इस वजह से दोनों को, व्लादिमीर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा। और व्लादिमीर जेलेंस्की तो आप जानते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। यहाँ पर आप पिछले कुछ जो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर हैं उनको देख पाएंगे, जैसे 2019 में ग्रेटा थनबर्ग, जो बाइडन 2020 में कमला हैरिस के साथ, दोनों ही क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। एलन मस्क जो है 2021 के लिए चुने गए थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, चलो, अब वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, सेम चीजें, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, अगला, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में मनाया गया, कार्तिकेय रथ दीपम महोत्सव। देख पाएंगे आप, ये बहुत ही फेमस महोत्सव होता है तमिलनाडु का, मदुरई में ये आयोजित किया गया अभी 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। ठीक है, और ये संगम साहित्य में इसका वर्णन मिलता है, तो समझ लो बहुत ही पुराना ये महोत्सव है। हाल में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान उठा? तो बंगाल की खाड़ी में अभी मैंडूस आया था। कौन सा? मैंडूस आया था। ठीक है, और यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, फॉर द कंफर्मेशन बे ऑफ बंगाल से ये निकला था।
हम लोग बात करेंगे जो तूफानों के नाम होते हैं ना, वो कैसे रखे जाते हैं, या फिर समझ लो कि क्या क्या नाम होंगे, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट ऑलरेडी दे दी जाती है। 13 देश हैं अपने वाले ग्रुप में, जहां पर इंडियन ओशियन के आसपास में जो भी तूफान उठते हैं, तो यही 13 देश जो हैं अपनी जो लिस्ट दी हुए हैं, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। अब इसमें अभी हम लोग कहाँ पर हैं, मालदीव्स में। तो अगला वाला जो तूफान आएगा उसका नाम मोचा होगा, और ये यमन ने नाम रखा है। तो मालदीव्स किसने नाम रखा, ये यूएई ने रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सितरंग कुछ दिन पहले आया था, ये नाम किसने रखा, थाईलैंड ने। आसानी श्रीलंका ने, जवाद सऊदी अरब ने, ऐसे ऐसे करके। अब इसके बाद इधर ये आएगा विपराजय, ठीक है। उसके बाद तेज आएगा, तेज नाम भारत ने दिया है, ठीक है। ऐसे पिछली बार गति नाम जो दिया था, ये भारत ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इंडिया के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बेसिकली 2500 पॉइंट का स्कोर करना होता है। 2500 पॉइंट प्लस स्कोर अगर कर लेता है कोई, तो फिर वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि पा जाता है। भारत में ऐसे 77 लोग हो चुके हैं। 73वें भरत सुब्रमण्यम थे, 74वें राहुल श्रीवास्तव, 75वें वी प्रणव और 76वें प्रणव आनंद थे। ठीक, पहले कौन थे आप कमेंट करके बताएंगे। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए केवी साजी, ठीक है। केवी साजी, यहां पर आप देख पाओगे साजी केवी या केवी साजी एज्यूम्ड चार्ज एज नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 1982 में स्थापित हुआ था, और इसके केवी साजी अब नए अध्यक्ष होंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है, तो 100 मोस्ट पावरफुल लिस्ट विमेन की लिस्ट में दोस्तों, इसमें टॉप पर निर्मला सीतारमण है भारत की तरफ से। भारत में 36वें स्थान पर है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में 36वां इनका स्थान है, और भारत में ये टॉप पर है। तो यहां पर मैंने पूरा लिस्ट दे रखी है। 6 महिलाएं भारत में टॉप 100 में शामिल है इस बार। दुनिया में टॉप 3 में उर्सुला वॉन्डर लेयन, जो कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और क्रिस्टियन लेगार्ड सेकंड पर हैं, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, ये थर्ड पर है। और भारत में जो 6 है ना, उनकी यहाँ पर नाम है लिस्ट। वित्त मंत्री ये 36वें नंबर पर है, टॉप पर। रोशनी नादर मल्होत्रा, ये HAL की चेयरपर्सन है, 53 नंबर पर। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, ये 54 नंबर पर। सोमा मंडल 67 नंबर पर सेल के अध्यक्ष हैं। बायोकॉन की किरण मजूमदार साहब 72, और फागुनी नायर नायका की 89 नंबर पर। अगला, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई। TTFI बोले तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत यहाँ पर आप देख पाओगे, ये हैं, और इनको अभी इलेक्ट किया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। पहली महिला ये अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। दोस्तों, हरियाणा की जो डिप्टी CM है हरियाणा की, दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में कमलेश मेहता को TTFI का महासचिव नियुक्त किया गया है। ये 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाला विषय कौन रहा 2022 में। 2022 में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों ने इंडियन प्रीमियर लीग को सर्च किया। अब इसको इंडियन प्रीमियर लीग ये मत सोचिएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग लिख करके ही लोग सर्च किए होंगे। इसका मतलब मोटा मोटा कुछ लोग अगर IPL भी लिखे हैं या IPL 2022 लिखे हैं, वो भी सब इसमें शामिल है। मतलब विषय का मतलब समझ रहे हो ना, विषय रहा ये IPL। तो सबसे ज्यादा IPL सर्च किया गया अपने इंडिया में, ठीक है ना। गूगल ने अपने 2022 में जो भी लोग जो भी देश सर्च किए हैं, क्या क्या सर्च किए हैं, उसकी एक लिस्ट जारी की है। और इसमें चाइना शामिल नहीं है, क्योंकि चाइना गूगल चलाता नहीं, वहां पर अपने देश में वो गूगल को बैन कर रखा है। फिलहाल बाकी देशों की यहाँ पर लिस्ट है। तो इंडिया की हम लोग बात करेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा IPL सर्च किया गया, फिर कोविन, और फिर फीफा वर्ल्ड कप सर्च किया गया, ठीक है ना। 3 चीजें जो है सबसे ज्यादा सर्च किया गया। फेमस सेलिब्रिटियों को अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा को सर्च किया गया सबसे ज्यादा, जो कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता हैं। आपने इनके बारे में सुना भी होगा। अगला, चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का नाम क्या बदलकर रखने की घोषणा करी। तो चुनाव आयोग ने BRS रखने की घोषणा करी हुई है। एक्चुअली में चुनाव आयोग नहीं रखा है, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है इसने अपनी पार्टी का नाम बदलने के लिए सिफारिश करी हुई थी। चुनाव आयोग से अप्रूवल मांगा था, और अब चुनाव आयोग ने अप्रूव कर दिया है। तो TRS अब होगा BRS। TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, अब ये भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब इनका आगे का प्लान है कि हम लोग
ऑल इंडिया लेवल पर थोड़ा सा आगे बढ़े और हो सकता है नेशनल पार्टी आगे चल करके बन जाए। अभी यहीं से थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा, अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आए, उसको बताऊंगा मैं। 8 नेशनल पार्टियां थी भारत में, एक और आम आदमी पार्टी, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, और 9 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, के चंद्रशेखर राव इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना के 2 बार से सीएम भी हैं। जब से तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तब से यही सीएम है। ठीक है, आगे कौन सी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी? तो 9वीं राष्ट्रीय पार्टी, देखो जैसे मैंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी जो है ये 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। देखो राष्ट्रीय पार्टी ना केवल 9 है आज के टाइम पर। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं टोटल अगर आप देखोगे तो 50 पार्टियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिलता है जो कम से कम 2 या 3 राज्यों में अपना कुछ ना कुछ चुनाव लड़ता हो, दावेदारी पेश करता हो, और बहुमत भी 1-2 से अधिक राज्यों में वगैरह में हो। तो यहाँ पर आप जो है यानी आम आदमी पार्टी ये 9वीं नेशनल पार्टी बन गई है। ठीक है, गुजरात में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में इनकी सरकार ही है, दिल्ली में भी सरकार है। ठीक है, तो ये हो गए। अभी टोटल 9 पार्टियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? कांग्रेस है, बसपा है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी है, बीजेपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, ये टोटल है। अब आगे अगला है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई हैं सुष्मिता शुक्ला। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, हुई सुष्मिता शुक्ला द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। देखो एक फेडरल बैंक आप सुने होंगे, वो फेडरल बैंक दूसरी है जो इंडिया वाली है, ये फेडरल रिजर्व बैंक है। ये काफी बड़ी बैंक है और न्यूयॉर्क में है, यानी यूएस की बैंक है। ठीक है ना, तो फेडरल रिजर्व बैंक एक अमेरिकी बैंक है और भारत वाली जो है वो कोच्चि में है। ठीक, ये 2023 में मार्च से अपना पद ग्रहण करेंगे, लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन चुकी हैं और उसकी जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में जेरोम पावेल हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ गुजरात के साथ ही, और यहां पर दोस्तों नए सीएम देखने को मिले। नए सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज करी और इनको शपथ दिलाई गई सीएम पद की। शपथ किसने दिलाया है आप कमेंट करके तब तक बताओ, मैं भी आगे बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो लीक हो गया पेपर। राज्यपाल यहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और राज्यपाल ही दिलाता है शपथ किसको? मुख्यमंत्री को। अभी जो चुनाव हुआ उसमें टोटल 68 विधानसभा सीटें थी। 40 सीटें जो हैं ये कांग्रेस ने जीत ली, 25 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। ठीक है, और 3 सीटें अन्य ने जीती हुई हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री बने डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री। अगला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यहां पर है इंडिया। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स अभी जारी हुआ, यानी अल्पसंख्यक का एक इंडेक्स था ग्लोबली। 110 देश इसमें शामिल थे और इंडिया इसमें टॉप किया है ग्लोबली। ठीक है ना, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है सीओए ने, यानी सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने जारी किया है। मालदीव, अफगानिस्तान और मलेशिया ये सबसे निचले स्थान पर रखे गए हैं। सीओए के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पटना में है और अध्यक्ष हैं दुर्गानंद झा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने, स्वास्थ्य मोबाइल ऐप। एक्चुअली में स्वास्थ्य का फुल फॉर्म होता है, स्वास्थ्य क्या होता है? सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। ठीक है, नाम से थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं बता रहा हूं। जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, जो वर्कर्स होते हैं उनके सैनिटेशन के लिए, उनकी हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए ये एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, उनको ग्लव्स दिए जाएंगे, उनको पैरों में जूता दिए जाएंगे। ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं एक प्रकार से कहो, या फिर जो नगर निगम वगैरह में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं, तो उनको ग्लव्स और पैरों के जूते ये सब वगैरह दिए जाएंगे। तो इसके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है किसने? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने। ठीक है, दस्ताने, बूट जैसे वगैरह। अगला, किस देश की वायुसेना ने B-21 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर लॉन्च किया? तो B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर लॉन्च किया है अमेरिका ने। यह बताया जा रहा है अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है ये, मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर है ये। यूएस एयरफोर्स ने इसे अभी अनवील किया हुआ है और इसको बनाया है नॉर्थरोप ग्रुमन ने। तो ये न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर होगा, अमेरिकी वायुसेना में शामिल होगा। अभी हाल में किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप खेती ने 2022 का अर्थशॉट पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये स्टार्टअप है तेलंगाना का।
खेती नाम ही है इस स्टार्टअप का, ठीक है, KHETI ये इसका नाम है, खेती। और तेलंगाना का ही ये स्टार्टअप है, उसने अर्थशॉट पुरस्कार जीता हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रिंस विलियम्स अर्थशॉट अवार्ड। प्रिंस विलियम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रिंस विलियम्स ने ही इसकी शुरुआत करी थी, स्थापना की थी, और इसके तहत 1 मिलियन पाउंड दिया जाता है, ठीक है। अगला 2022 की हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस बार है 5वें स्थान पर। भारत की इस बार 20 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं और भारत 5वें स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग में आ गया है इस बार। रिलायंस हमेशा की तरह भारत में टॉप पर है, ठीक है, हालांकि ओवरऑल रैंकिंग इसकी 34वीं है। सेकंड पर TCS है भारत में, और थर्ड पर भारत में HDFC है। एप्पल ओवरऑल दुनिया में टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन, टेस्ला वगैरह थे। अगला, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP15 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन दोस्तों अभी कनाडा में किया गया। देखो एक चीज है, COP15 जो है ना, ये होना था चाइना में। इवन फर्स्ट स्टेज इसका चाइना में ही आयोजित किया गया, लेकिन चाइना में क्योंकि कोविड अभी भी फैला हुआ है, इस वजह से इसका आयोजन कनाडा में किया गया। आयोजन भले कनाडा में किया गया, लेकिन अध्यक्षता अभी भी चाइना ही वहां पर किया, यानी चाइना ने ही वहां पर जाकर के अध्यक्षता किया, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अब आप सोचोगे कि सर ये तो COP15 है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही COP27 के बारे में बताया था। ये क्या था फिर? ये COP27 जो है ना, ये जलवायु परिवर्तन पर था, जलवायु परिवर्तन पर था, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंजेस पर था। और ये क्या है? जैविक विविधता पर, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर है। तो दोनों अलग अलग चीजों पर है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, मतलब पार्टीज का एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर आप देख पाओगे मॉन्ट्रियल कनाडा में ये 7 से 19 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है। और ये 2030 तक जो है इस पर गोल को लेकर के ये काम कर रहे हैं, UN के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चाइना में होने वाला था, लेकिन मेजबानी जो है कनाडा में की गई और मेजबानी चीन ही कर रहा है। अगला, आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार किसे मिला? ये मिला जम्मू कश्मीर को। आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन, आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन बेसिकली दोस्तों जो एक आभा कार्ड अभी शुरू हुआ है, आभा कार्ड, तो उसी आभा कार्ड का ये सिस्टम है, ये भी, ठीक है ना। आभा कार्ड, आभा कार्ड जो बनता है, आप सुन रहे होंगे इस टाइम पर बहुत तेजी के साथ बनवाया जा रहा है। आभा बेसिकली एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट, ठीक है, हेल्थ अकाउंट कह लो केवल। तो हेल्थ अकाउंट का मतलब ये कि आप हर एक व्यक्ति जो होंगे ना, हर एक गांव का या शहर का जो भी बंदा होगा, उसका एक एक हेल्थ अकाउंट बनेगा। उसमें डिजिटली उसका डेटा स्टोर रहेगा कि किसको कौन सी बीमारी है, किस कौन कौन सी दवा कौन खा रहा है। तो इससे आप इंडिया के किसी भी प्लेस पर रहोगे, तो आप जब जाओगे वहां पर दवा कराने, तो जो डॉक्टर होगा आपका आभा कार्ड मांगेगा और उस आपकी हल्का सा वो वेरिफिकेशन करके ही पता कर लेगा कि उसको क्या क्या दवाइयां उसकी चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो मतलब उसको आसानी हो जाएगी काफी। बाकी आप चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल में, यहाँ अखबार में भी दिया गया है और यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है। तो आभा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप बता देंगे। अगला, किस थीम के साथ 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया? तो इस बार जो यूनिसेफ दिवस मनाया गया 11 दिसंबर को, उसकी थीम रखी गई थी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर, ठीक है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके इस बार अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं कैथरीन एम रसेल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। अगला, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और किस देश के सैनिकों के बीच में झड़प हुई? तो भारत और चाइना के बीच में अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ है झड़प। यह हिंसक झड़प थी, हालांकि इसमें किसी के जान हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन घायल हुए हैं 5-6 जो हैं ये भारतीय तरफ से, भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन चाइना वाले भी अच्छी खासी मात्रा में पिटाए गए हैं। और इस पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से वर्ड मैप में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो घटना 9 दिसंबर की है और इसमें तवांग जिले में ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के। यहीं से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गलवान घाटी वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो गलवान घाटी याद रखना ये लद्दाख में है, ठीक है, और तवांग जो घाटी है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गलवान घाटी इंसिडेंट जो हुआ था उसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि 38 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। अगला,
अमेरिका ने किस महिला के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया? तो अमेरिका ने अभी एक नोट जारी किया है जिसमें 2 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है, जेनेट येलेन और लिन मोलेरवा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। अमेरिका बेसिकली समय समय पर अपने यहाँ के लोगों को, सेलिब्रिटियों को या फिर जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनको सम्मानित करने के लिए जारी करता है। तो यहाँ पर 2 ये लेडी हैं, इनको यूएस की करेंसी नोट में साइन किए गए करेंसी नोट जारी किए गए हैं। ये बेसिकली जो जेनेट येलन थी, ये संयुक्त राज्य में ट्रेजरी विभाग के अंदर कोषाध्यक्ष के पद पर थी और जेनेट येलेन जो है ये फेडरल रिजर्व बैंक की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस वजह से इन दोनों को सम्मानित किया गया है $1 और $5 के नोट पर। अगला, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया? तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दोस्तों मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पर्रिकर जी भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और गोवा के 3 बार ये सीएम थे। तो इनका निधन हो चुका है। मरणोपरांत इनके सम्मान में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मोपा मतलब मनोहर पर्रिकर, ठीक है। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं 2014 से 17 के बीच में। अगला, किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? तो अभी रिसेंटली मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इसको चलाने की वजह से इसको सम्मानित किया गया है। अच्छा, टीबी से याद आया, ट्यूबरकुलोसिस। भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य रखा है कि टीबी मुक्त किया जाए भारत को। इसके लिए भारत सरकार ने निश्चय अभियान शुरू किया है, ठीक है। निश्चय अभियान शुरू किया है। अब निश्चय अभियान जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। किससे बनाया गया है? याद रखना, दीपा मलिक को बनाया गया है। दीपा मलिक को बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला, किसको सार्वजनिक नेतृत्व के लिए सीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वेंकैया नायडू जी को सम्मानित किया गया है सीज पुरस्कार से। इनको सार्वजनिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। एम वेंकैया नायडू जी आप सबको पता है भारत के ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ और कैटेगरीज में कुछ और लोगों को सम्मानित किया गया, जैसे केरल के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अलावा रतन टाटा जी को, इसके अलावा पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर मार्थंडा वर्मा जी को, इन सबको भी सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको एम वेंकैया नायडू जी का ही याद रखना है। 13वें ये उपराष्ट्रपति रहे 2017 में 11 अगस्त से 2022 तक 11 अगस्त तक, ठीक है। सीज की स्थापना 1932 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों नैनीताल बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है, इसकी हिस्सेदारी नैनीताल बैंक में दोस्तों है 98.57% के आसपास। तो ये हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है, ठीक है। मतलब समझ लो कि लगभग 100% ये एक्विजिशन किया था। 98.57% की हिस्सेदारी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब धीरे धीरे करके बाकी हिस्सेदारियां बेचेगा नैनीताल बैंक की। अगला, जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश में। 8वां संस्करण होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, 2023 में होगा। और इसके बारे में बताया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान मंत्री भी हैं। तो 21 से 24 जनवरी को होगा ये, ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। ओके, तो ये तो थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 तारीख से 15 तारीख तक का, दिसंबर महीने का। अब इसके बाद का जो भी वीडियो होगा ना, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा कार्ड में, आप उसको जाकर के देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको मंथली करंट अफेयर का, जाकर के उसको देख लेना, अगला पार्ट वाला भी और बाकी के महीने का भी आप सब देख पाओगे। तो अब आपका करंट अफेयर ये पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जाकर के क्विज सॉल्व कर लेनी है। एमजेटी ऐप पर जाओ और इसकी फ्री में क्विज अवेलेबल है, आप जाकर के क्विज सॉल्व कर लो। बाकी के महीनों का भी क्विज लगा लेना। पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी पढ़ लेना आप बाकी के महीनों का भी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।